पहला क्वेश्चन है 16 महाजनपदों का उल्लेख किसमें मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंगुत्तर निकाय। देखिए, भगवान बुद्ध के जन्म के पहले लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था और इसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में मिलता है। हालांकि एक और जन ग्रंथ है भागवती सूत्र, उसमें भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, लेकिन उसमें सभी महाजनपदों का नाम कुछ अलग है। बिंबिसार के समय मगध की राजधानी कौन सी थी? तो जिस समय मगध पर बिंबिसार शासन कर रहा था उस समय मगध साम्राज्य की राजधानी थी राजगृह। ये वही राजगृह है जिसको अभी राजगीर कहा जाता है। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध साम्राज्य, जो कि 16 महाजनपदों में सबसे मजबूत और शक्तिशाली महाजनपद था, इस पर शासन करने वाला प्रथम वंश था बृहद्रथ वंश और इसका संस्थापक भी बृहद्रथ ही था। इन्होंने अपनी राजधानी राजगृह को बनाया था और राजगृह को ही गिरिब्रज भी कहा जाता था। तो मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी हो जाएगा राजगृह। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो देखिए, हर्यक वंश का जो सबसे पहला शासक था वो था बिंबिसार और उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी राजगृह को। और बिंबिसार के बाद आया था उसका पुत्र अजातशत्रु और इन्होंने भी अपनी राजधानी राजगीर को ही रखा था। और अजातशत्रु के बाद आया इसका पुत्र उदायन। उदायन जब आया तो इन्होंने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक नगर की स्थापना की और उसका नाम रखा था पाटलिपुत्र। और इसी पाटलिपुत्र नगर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी और इसी पाटलिपुत्र नगर को अभी पटना के नाम से जाना जाता है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष है वो हुआ था लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य बना था? तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत जो है 16 महाजनपदों में बटा हुआ था और उसमें जो शक्तिशाली महाजनपद था सबसे ज्यादा वो था मगध। पटना शहर का पुराना नाम क्या है? तो पटना शहर का पुराना नाम था पाटलिपुत्र और इसकी स्थापना किसने की थी? तो हर्यक वंश के संस्थापक उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी? तो उज्जैन जो राजधानी थी ये अवंती महाजनपद की थी। अवंती जो महाजनपद था ये दो भागों में बटा हुआ था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। तो जो उत्तरी अवंती था उसी का राजधानी था उज्जैन और दक्षिणी अवंती का राजधानी था महेशमती। और अगर बात करें कि वर्तमान का कौन सा क्षेत्र पहले उज्जैन कहलाता था, तो मध्य प्रदेश का जो मालवा क्षेत्र है वही पहले उज्जैन के नाम से जाना जाता था। 16 महाजनपदों में कौन सा एकमात्र ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था? तो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे एकमात्र जनपद स्थित था और वो था असमक। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मगध। मगध महाजनपद जो कि सबसे शक्तिशाली था, इन्होंने ही युद्ध में सबसे पहली बार हाथी का इस्तेमाल किया था। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अजातशत्रु। अजातशत्रु जो कि अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठा था, इसको कुनिक कहा जाता था। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का जो प्राचीन नाम था वो था अवंतिका और उज्जैन शहर जो था ये क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित था। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था और उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कालाशोक। कालाशोक जो कि शिशुनाग वंश का शासक था, इसी के समय में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था और कालाशोक को ही काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। और अगर बात करें बौद्ध संगीति का तो टोटल 4 बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के समय राजगृह में किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति का अगर बात करें तो वो शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक के समय में हुआ था और वो हुआ था वैशाली में, जिसके बारे में यहाँ पर बात किया गया है। और तीसरा जो बौद्ध संगीति है उसका आयोजन 255 ईसा पूर्व में अशोक के समय में पटना में किया गया था। और चौथा बौद्ध संगीति का आयोजन ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कनिष्क के समय में कुंडल वन में किया गया था। तो ये चारों आपको याद रखना है। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो गांव के जो मुखिया होते थे उसको पाली ग्रंथ में भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही है? तो पहला ऑप्शन है गिरिब्रज
और गिरिव्रत जो है राजगीर को ही कहा जाता था। तो वो तो राजधानी थी, प्रथम राजधानी थी। फिर देखिए राजगिरी लिखा हुआ है, तो ये दोनों तो एक ही नाम है, तो ये दोनों तो राजधानी रहा था। और पाटलिपुत्रा भी राजधानी रहा था। उदयन जब शासक बन करके आया था तो उन्होंने अपनी राजधानी राजगीर से हटा करके पाटलिपुत्रा को बनाया था। कौशाम्बी जो है ये मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो पूरे विश्व में पहला ऐसा राज्य जहां पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था अपनाई गई थी वो था वैशाली। और ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। विश्व में सबसे पहला गणतंत्रात्मक राज्य लिच्छवी के द्वारा वैशाली को बनाया गया था। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी बनाई थी वैशाली को। इन्होंने क्या किया था कि अवंती और वत्स को जीत करके अपने मगध साम्राज्य में मिला लिया था, और मिलाने के बाद इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी वैशाली को। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महापद्मनंद। नंद वंश का जो संस्थापक था वो था महापद्मनंद। और अगर पूछा जाए कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था तो हो जाएगा धनानंद। इसी धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से हरा करके नंद वंश के जगह में मौर्य वंश की स्थापना की थी। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो इसके बारे में पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। जब हर्यक वंश का संस्थापक उदयन बना था तो इन्होंने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक नगर की स्थापना की थी और उसका नाम रखा था पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र को ही इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। भारतीय इतिहास में नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला पहला ज्ञात शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिंबिसार। बिंबिसार ऐसा पहला शासक था जिन्होंने नियमित और अस्थायी सेना रखा था। बिंबिसार के पहले जो भी शासक थे उनको जब जरूरत पड़ता था तो सेना को रखते थे, फिर बाद में हटा देते थे, लेकिन ये जो है अस्थायी सेना रखता था हमेशा के लिए। कौन सा वंश भारत में पितृहंता वंश के रूप में जाना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा हर्यक वंश। हर्यक वंश को पितृहंता वंश के रूप में जाना जाता है क्योंकि हर्यक वंश के जो भी शासक बने थे वो अपने पिता की हत्या करके बने थे। जैसे हर्यक वंश का जो प्रथम शासक बिंबिसार था उसकी हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने किया था, अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने किया था। तो जो भी शासक बने थे अपने पिता की हत्या करके बने थे, इसीलिए इस वंश को पितृहंता वंश के रूप में जाना जाता है। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो जिस समय यूनानी शासक सिकंदर जो है भारत पर आक्रमण किया था उस समय उत्तर भारत में शासन था नंद वंश का, और शासक थे उस समय धनानंद। तो नंद वंश के शासक धनानंद के समय में ही सिकंदर जो है वो भारत पर आक्रमण किया था। हाइडेस्पीज या बितस्ता का युद्ध जो कि 326 ईसा पूर्व में हुआ था, ये किन किन शासकों के बीच में हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिकंदर एवं पोरस के बीच में। अब देखिए इसका पूरा कहानी को समझिए। जब यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो ये भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में किया था, और उस समय उस क्षेत्र पर भारत के दो राजा शासन कर रहे थे। एक का नाम था आम्भी और एक का नाम था पोरस। सिकंदर जब आक्रमण किया था तो आम्भी जो राजा थे उन्होंने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था और आगे उसका पूरा सहयोग करने का वचन दिया था, और जो पोरस राजा थे उन्होंने उसका विरोध किया था। इसीलिए सिकंदर और पोरस के बीच में एक युद्ध हुआ था, उसी को कहा जाता है हाइडेस्पीज या बितस्ता का युद्ध। और इसको हाइडेस्पीज या बितस्ता का युद्ध इसलिए कहा जाता है कि ये जो युद्ध है वो हुआ था झेलम नदी के तट पर, और झेलम नदी को पहले बितस्ता नदी के नाम से जाना जाता था, और झेलम नदी को यूनानी भाषा में कहा जाता था हाइडेस्पीज। इसीलिए झेलम नदी के तट पर हुए इस युद्ध को हाइडेस्पीज या बितस्ता का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में पोरस की हार हो गई थी, और पोरस की जब हार हो गई थी तो सिकंदर ने उससे पूछा था कि बोलिए आपके साथ अब क्या किया जाए। तो पोरस ने कहा था कि एक राजा को दूसरे राजा के साथ जो करना चाहिए वही आप कीजिए। ये सुनकर सिकंदर बहुत खुश हुआ और उसका साम्राज्य को उसको वापस कर दिया। हालांकि इसके बाद सिकंदर की सेना भारत में और आगे नहीं बढ़ सकी थी, क्योंकि सिकंदर की जो सेना है वो ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया, क्योंकि ब्यास नदी के इस पार में जो नंद वंश का शासक था उसकी सेना सबसे ताकतवर थी उस समय। तो सिकंदर ने अपनी सेना के साथ में 325 ईसा पूर्व में स्थल मार्ग से वो भारत से वापस चला गया, और 325 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो अभी इसके पहले बताए थे कि सिकंदर जो है भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसके बारे में भी अभी बताएं कि सिकंदर की जो मृत्यु है वो 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हो गई थी।
निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धनानंद, क्योंकि इसी के समय में सिकंदर जो है भारत पर आक्रमण किया था। अभिलेखीय साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से कहां पर एक नहर खोदी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कलिंग में। एक अभिलेख मिला है जिससे यह पता चलता है कि नंद राजा के आदेश पर कलिंग में एक नहर का निर्माण किया गया था। महाजनपद युग में मगध सबसे आक्रामक महाजनपद के रूप में उभरा। मगध के साम्राज्य विस्तार का पहला शिकार कौन सा महाजनपद हुआ? कहने का मतलब है कि कौन सा महाजनपद ऐसा था जिसको सबसे पहली बार मगध साम्राज्य ने जीतकर अपने में मिला लिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंग महाजनपद जो था इसको मगध के प्रथम शासक बिंबिसार ने जीत करके अपने में मिला लिया था। तो मगध साम्राज्य का शिकार होने वाला सबसे पहला महाजनपद था अंग। मगध साम्राज्य का अंतिम विस्तार कलिंग विजय के रूप में था। इसकी शुरुआत किस विजय से हुई थी? कहने का मतलब है मगध साम्राज्य जो है वो सबसे अंतिम बार जीता था कलिंग को। तो सबसे पहले किसको जीता था? तो ये तो अभी इसके पहले बताए थे कि जो सबसे पहला जीता गया महाजनपद था वो था अंग, और सबसे अंतिम में किसको जीता था? कलिंग को। सबसे अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो था धनानंद। धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था और महापद्म नंद जो था ये नंद वंश का प्रथम शासक था और संस्थापक था। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। सम्राट सिकंदर किसका शिष्य था? सम्राट सिकंदर किसका शिष्य था? इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है।